Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter नेशनलाइजेशन इन यूरोप के बारे में बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर के बारे में। उसके साथ आज हम अपना नया टॉपिक करते हैं जो कि आपका उस चैप्टर से है। सो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज हमारा होने वाला है बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। और इसमें हम देखने वाले हैं कि ये रिवॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट हुए थे और उस पीरियड को कौन सा पीरियड हमने माना है, कौन सा पीरियड वो हमारा था। देखिए, अब जैसे मैंने एक बार आपको लास्ट में पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी बेटा उन इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इवेंट्स में सबसे पहले पेंटिंग्स हैं बेटा, किसके द्वारा है, जो ये हमारी कुछ पेंटिंग्स थी बेटा जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था बेटा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में फ्रेडरिक शोरो की पेंटिंग्स थी बेटा, उसने एक नेशन स्टेट की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक आइडिया था बेटा। उसके बाद क्या था, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेपोलियन के बारे में बात की थी। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हुआ था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमने पढ़े थे उनके जो टॉपिक, कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा था हमें, कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो स्टार्टिंग हो गई थी वैसे भी मजीनी के बारे में हमने सारी बातों के बारे में पढ़ा था। तो उसके साथ अब स्टार्ट होता है हमारी बेटा बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेशनलिज्म एमर्ज नॉट ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ वार्स एंड बैटल्स, कल्चर प्लेड ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, इसने कल्चर ने एक इम्पोर्टेंट रोल किया। तो ये बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन आती है बेटा जो भी आपकी पढ़ी जाएगी 1830 से लेकर 48 तक। ये हमारी बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात है बेटा कि जब हमारे यहाँ पे किसकी बिगिनिंग हुई थी, रिवॉल्यूशन के बारे में बिगिनिंग हुई थी बेटा, उसके बारे में हम ये बात पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इज आल्सो नोन एज द जुलाई रिवॉल्यूशन, इसको हम जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ध्यान से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है बेटा उनको ना नोट डाउन करते रहना चाहिए और उनके नीचे अंडरलाइन भी करना चाहिए। जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था, तो जो हमारा फर्स्ट ये रिवॉल्यूशन था इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो हमने पढ़ा है कि फ्रांस के पहले जो रिवॉल्यूशन था बेटा उसको क्या बोला जाता है, जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। द बourbon किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। देखो, किंग्स को ओवरथ्रोन तो किया गया किसके द्वारा बेटा, वो थे हमारे लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशन क्या होता है बेटा, क्रांति होती है। रिवॉल्यूशनरी क्या होते हैं बेटा, जो क्रांतिकारी होते हैं। जो किसी, देखो रिवॉल्यूशनिस्ट की एक मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। जैसे रिवॉल्यूशनिस्ट होते हैं जो those who opposed an idea, जो किसी आइडिया को क्या करते हैं बेटा, अपोज करते हैं। जो किसी आइडिया को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवॉल्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि जिसके द्वारा जो किसी आइडिया को अपोज करे बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशनिस्ट बोलते हैं। अब वो आइडिया होता है बेटा वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, या किसी शासन को या किसी किंगडम को भी अपोज कर सकता है। तो उनकी कुछ मांगे होती हैं जो किसी चीज का अपोजिशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो किंगडम के खिलाफ भी हो सकती है तो उनको रिवॉल्यूशनिस्ट बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है बेटा, रिवॉल्यूशनिस्ट बोला जाता है। तो ऐसे ही जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, जो पहला रिवॉल्यूशन था, फर्स्ट रिवॉल्यूशन को क्या जाना गया बेटा, जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। द बोर्बन किंग्स, जो हमारा बोर्बन किंग्स था बेटा वो क्या था बेटा, वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशन। और जो हमारे बोर्बन किंग्स थे बेटा उनको ओवरथ्रोन, ओवरथ्रोन का मतलब होता है बेटा कि चेंज्ड किंगडम, तख्तापलट कर देना, चेंज किंगडम को चेंज कर देना, उसको ओवरथ्रोन कर देना, राजा के शासन को नकार देना, तो उसको बोलते हैं ओवरथ्रोन बेटा। तो ओवरथ्रोन आया एक नया वर्ड यहाँ पे, ओवरथ्रोन कर देना, भाई जिस राजा का शासन है उसको क्या कर दिया गया बेटा, ओवरथ्रोन कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया बेटा, अब यहाँ पे क्या आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आ गई बेटा। इंस्टॉल्ड विद द लुइस फिलिपी एट इट्स हेड, वाज इंस्टॉल्ड विद लुइस फिलिपी
एंड एट इट्स हेड पे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। दिस पार्ट द रिवॉल्यूशन इन ब्रुसेल्स में भी इसने क्या कर दिया बेटा, रिवॉल्यूशन को जगाया। सेपरेटेड इट फ्रॉम द, जो कि यूनाइटेड यूके किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से जो ब्रुसेल्स था बेटा वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। वो भी क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई है। तब देखो द मेटरनिच रिमार्क द व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, और मेटरनिच ने इसको रिमार्क किया, उसको बताया कि जब फ्रांस स्नीजेस करता है बेटा, जब फ्रांस को क्या होती है बेटा, छींक आती है, तो रेस्ट ऑफ द यूरोप क्या कर लेता है बेटा, कैचेस कोल्ड, सारे यूरोप में क्या हो जाती है बेटा, ठंड लग जाती है। कहने का मतलब कोई भी एक इवेंट जो फ्रांस में होता है उसका कितना ज्यादा इफेक्ट यूरोप में पड़ता है। तो इसके द्वारा, जैसे इसका मतलब क्या था बेटा, जब समथिंग हैपेंड इन फ्रांस, its results can be seen इन होल यूरोप। तो उसके रिजल्ट कहाँ पे देखे जा सकते हैं बेटा, यूरोप में देखे जा सकते हैं। जो मेटरनिच ने बोला था, मेटरनिच कौन था बेटा, एक ये बेटा, ये हमने जो इसने जो हमारी कंजर्वेशनिस्ट की जो हमारी थी ना वियना कांग्रेस हुई थी, उसको होस्ट किया था बेटा। जो वियना कांग्रेस हुई थी उसको होस्ट करने वाला कौन था बेटा, मेटरनिच ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है बेटा। क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पेंटिंग, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक प्लेड एन इंपॉर्टेंट। देखो कल्चर क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, तो वहां पे पीछे क्या था बेटा, यहाँ पे कल्चर के साथ हमने चैप्टर को एंड किया था, किसके साथ, कल्चर के साथ। अब आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब ध्यान रखना बेटा, आर्ट ने भी अपना योगदान दिया, पेंटिंग ने भी अपना योगदान दिया, पोएट्री होगी, स्टोरीज कहानियां होगी, म्यूजिक प्लेड हो गया। ये म्यूजिक प्लेड किसके ऊपर था, विच एम्फेसाइज करता था बेटा, ये क्या करता था, एम्फेसाइज करता था आइडिया ऑफ नेशन का, रिवोल्यूशनरी आइडिया, आइडिया ऑफ न्यू नेशन के बारे में, इन आइडिया। तो इन सब चीजों को क्या किया बेटा उसने, इन सब चीजों ने इसको क्या किया बेटा, उसका निर्माण किया। तो आगे क्या आता है, रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट। अब देखो रोमांटिसिज्म के बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म से बारे में आप क्या जानते हैं। तो रोमांटिसिज्म क्या था बेटा, रोमांटिसिज्म था, वाज ए कल्चरल मूवमेंट था बेटा। क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट इन विच आर्टिस्ट रोमांटिसाइज, आर्टिस्ट क्या करते थे, रोमांटिसाइज करते थे ह्यूमन फीलिंग्स को और इमोशंस को बेटा, उनको दिखाते थे। दिस वाज डन टू क्रिएट ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन के रूप में दिखाई देता था। स्ट्रेस वाज लेड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी बेटा, उनके ऊपर स्टेट दिया जाता था। फोल्क थे बेटा, उनके फोल्क होता है वो निजी, मतलब उस तरह के उस सेशन के जो लोग थे। दिस गेव कम्युनिटीज हु वर लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशंस एक कल्चरल आइडेंटिटी दी बेटा, जो दूसरे पावरफुल नेशन के अंडर रहते थे। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पोलैंड हु वर अंडर रशियन कंट्रोल, किसके नीचे थे बेटा, रशियन कंट्रोल के। डिफाइड द बैन ऑन स्पीकिंग पोलिश, डिफाइड कर दिया, डिफाइड का मतलब बैन ऑन स्पीकिंग पोलिश बेटा, तो इन्होंने डिफाई कर दिया, मतलब विरोध कर दिया बैन ऑन स्पीकिंग पोलिश के ऊपर। दिस वाज ए काइंड ऑफ स्ट्रगल टू ओवरथ्रो द रशियन रूल फ्रॉम द टेरिटरी एंड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया बेटा, क्या बन गया, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। Similarly, German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk बेटा। तो हमारे जो सिमिलरली एक जनरल फिलोसफर थे बेटा, जिनका नाम था जोहन गोट्रीफाइड, नाम याद रखना बेटा, जर्मन कौन से फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, जॉन, और उसका नाम था गॉटफ्राइड। क्या नाम था, गॉटफ्राइड हार्डर, गॉटफ्राइड हार्डर उनका नाम था। क्लेम दैट, उन्होंने क्लेम दिया कि ट्रू जर्मन कल्चर है बेटा वाज टू डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, डास वो कॉमन पीपल में ही है बेटा, जो कि इसमें से डिस्कवर्ड करना है। एम्फेसाइज वाज लेड ऑन यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो वहाँ की लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल करना, एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर, जो लोकल फोल्कलोर था उनका कलेक्शन करना, नॉट ओनली टू डिस्कवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट भी नहीं, बट आल्सो टू कैरी द मैसेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं जो बेटा, उनके मैसेज कहाँ तक पहुंचाया जा सके बेटा, इलिटरेट के पीपल तक पहुंचाया जा सके। अब साइड में देखिए ये आपको क्या दिखाई देगी, ये पेंटिंग बाय फ्रेंच पेंटर, ये पेंटिंग दिखाई देगी आपको एक फ्रेंच पेंटर की बेटा, डेला क्रोइक्स, हु डेपिक्ट एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट दिखाते हैं इन विच 20,000 ग्रीक्स वर, 20,000 जो ग्रीक्स हैं बेटा वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय, तुर्क के द्वारा मार दिए गए, ऑन द आइलैंड ऑफ कायर्स के ऊपर। दो दिस पेंटिंग ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स, तो इसके लिए क्या दिख रहा है बेटा, ग्रीक्स के लिए क्या दिखा रहा है, वो सिंपैथी के बारे में दिखा रहा है बेटा। तो इस पेंटिंग में ऐसा दर्शाया गया है, एक पेंटिंग है फ्रेंच पेंटर, क्या नाम था, डेला
क्रॉक्स के नाम से थे, जो एक इंसिडेंट को दिखाते हैं कि 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय द तुर्क। किनके द्वारा मार दिए गए बेटा? तुर्कों के द्वारा, ऑन द आइलैंड ऑफ द कियोस के ऊपर। थ्रू दिस पेंटिंग ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। तो इसके द्वारा वो क्या दिखाना चाहते हैं बेटा? सिंपैथी दिखाना चाहते हैं ग्रीक्स के लिए बेटा। आगे चलिए, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स बेटा कौन कौन से हैं? हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स बेटा। नेक्स्ट क्या आया है? हंगर, आपको पता है हार्डशिप मुश्किल जो होती है, और रिवोल्ट्स बेटा जो होते हैं। ड्यूरिंग द 1830 देयर वाज ए लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट थी बेटा यूरोप में। तो सबसे पहला केस किसका आता है बेटा? वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट। In the most of the European countries, employment opportunity were less. Most of the European country में employment opportunities क्या थी बेटा? बिल्कुल less थी। Whereas job seeker were many, लेकिन job seeker क्या थे? जॉब को ढूंढने वाले। सीकर का मतलब क्या होता है? हाइड एंड सीक में सुना होगा आपने। सीकर, सीकर का मतलब होता है ढूंढने वाले। जॉब को ढूंढने वाले तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या थी? बहुत ही कम थी वहां पे। नेक्स्ट आता है, सिटी हैड टू बी एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड। जो सिटी क्या थी बेटा? वो ओवर क्राउडेड हो गई थी। किसके कारण? एज ए रिजल्ट स्लम हैड स्टार्टेड कम अप। अब जो स्लम्स आनी हो गई थी बेटा, स्टार्ट कमिंग अप, एज मोर पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज। और रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में क्या आ गए थे बेटा? बहुत सारे लोग आ गए थे। तो पहला क्या था बेटा? देखो, इससे सब कुछ याद रहता, जो मेन पॉइंट है ना वो याद किया करो। अनएम्प्लॉयमेंट थी। और सेकंड क्या है? स्लम्स आ गई थी बेटा। स्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पीपल जो थे बेटा माइग्रेटेड हो गए थे। माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज में। रूरल एरिया से कहाँ गए थे बेटा? वो अर्बन एरियाज में आ गए थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफ्टन फेस विद द स्टिप। जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे ना टाउन में बेटा, जो स्टिप थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे आपके टाउन में, वर ऑफ्टन फेस्ड विद स्टिप कंपटीशन। स्टिप का मतलब होता है कड़ा, बहुत कड़ा कंपटीशन था, कड़ा विरोध था। मतलब कड़ा मतलब जो बोल सकते, चुनौती थी उनके सामने, एक कड़ी चुनौती थी बेटा। बिल्कुल कैसे? फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ, किस चीज का इम्पोर्ट हो जाता था? चीप मशीन मेड गुड्स आ जाती थी फ्रॉम इंग्लैंड से, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा था, स्पेशली इन द टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में बेटा। कहाँ पे? टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखो हार्डशिप स्टार्ट हो गई है। पीसेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस थे बेटा। ड्यूज देने पड़ते थे फ्यूडल जो कानून के प्रति थे, और ऑब्लिगेशंस थे। द राइज ऑफ फूड प्राइस के राइज हो गए प्राइस। ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो जाती थी टाउन में और कंट्री में बेटा। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्या है बेटा? स्टिप कंपटीशन था। क्या था बेटा? स्टिप कंपटीशन इन मार्केट्स। मार्केट्स में क्या था? स्टिप कंपटीशन इन मार्केट्स था। नंबर 4 क्या था बेटा? हार्डशिप थी बेटा। क्या थी? हार्डशिप थी इन पीसेंट्री ड्यू टू फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। फ्यूडल ड्यूज के बदले और ऑब्लिगेशन की वजह से क्या थी बेटा? हार्डशिप थी। वो भी क्या थी? बहुत ही ज्यादा थी बेटा। क्या? हार्डशिप थी वो बहुत ही ज्यादा थी। किसके कारण? फ्यूडल ड्यूज के कारण और ऑब्लिगेशंस के कारण वो भी बहुत ही ज्यादा थी। देखो, जब भी मैंने पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट को देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, जॉब सीकर ज्यादा थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी। जो पीपल थे वो माइग्रेटेड हो गए थे। कहाँ से बेटा? रूरल एरिया से अर्बन एरिया से। सो दैट द कमिंग ऑफ स्लम्स का बेटा, स्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। स्टिप कंपटीशन था मार्केट में, क्योंकि इन क्यों हार्ड जो हैंडमेड गुड्स था बेटा, उनको कंपटीशन करना पड़ता था इंपोर्ट गुड्स से। चीप गुड्स होती थी जो इंग्लैंड से मंगाई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था जो इंग्लैंड में मोर एडवांस था। और हार्डशिप थी पेसेंट्री में ड्यू टू फीडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के कारण, जिसके कारण फूड प्राइसेस ज्यादा हो गए थे। और एक साल अगर मान ले वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो जाती थी एक साल की बैड हार्वेस्ट के कारण। तो ये थे हमारी हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट्स के बारे में 1830 के टाइम में। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एक में तो हमने बताया है किस चीज के बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक में बताया बेटा हमने किसके? स्लम्स के आने जाने के बारे में, वहां पे बेटा जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ गए थे। एक बताया कंपटीशन बहुत ज्यादा स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, और एक बताया हमने पीसेंट्स की स्ट्रगल के बारे में। पीसेंट की स्ट्रगल थी बेटा वो बहुत ज्यादा थी। और एक साल की विषय थी। अब रिवोल्यूशन हुए लिबरल्स के बेटा। लिबरल्स के जो क्या हो बेटा? जो आजाद हैं।
जो बिल्कुल क्या जो आजाद है, जिनको बोल सकते हैं बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्री है बेटा, उनके बारे में, अब लिबरल के बारे में बेटा। द ईयर 1848 वाज ए ईयर ऑफ रिवोल्ट बेटा। 1848 किसका ईयर था? रिवोल्ट का ईयर था। एंड वर लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास, और किसके द्वारा चलाया जाता था बेटा? लेड बाय एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा इसको चलाया जाता था। देखो द ईयर 1840 ईयर ऑफ रिवोल्ट, ध्यान रखना बेटा किस ईयर को बताया गया? 1848 को बताया गया बेटा ईयर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट का ईयर देखते हैं कैसे होता था, और ईयर ऑफ रिवोल्ट था बेटा। दी रिवोल्ट लेड बाय द, ये किसके द्वारा लेड किया जाता था? एजुकेटेड, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। इसके द्वारा एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा इसको क्या किया जाता था बेटा? इसको चलाया जाता था। देखो इन द रिवॉल्यूशन ऑफ फरवरी 19 स्टार्ट करते हैं बेटा फरवरी से ना 1848 से, फरवरी 1848 द फ्रेंच मोनार्क वाज डीथ्रोन करना, डीथ्रोन करना मतलब शासन से हटाना। देखो ओवरथ्रोन और डीथ्रोन एक ही बात होती है, डीथ्रोन करना या ओवरथ्रोन करना, शासन से हटाना। एंड द कंट्री बिकम ए रिपब्लिक होगी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, राइट टू वोट वाज गिवन टू ऑल मैन बेटा, सारा का सारा राइट टू वोट किसको दे दिया गया? मेंस को दे दिया गया। और जो थी बेटा कंपनी ने क्या कर दिया बेटा? फ्रेंच के मोनार्क के उसको फ्रेंच के अंदर मोनार्क था बेटा, उसको ओवरथ्रोन कर दिया एंड कंट्री बिकम ए रिपब्लिक होगी बेटा बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज के अनुसार। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, जो दूसरे पार्ट थे यूरोप के बेटा, नेशन स्टेट जो थे बेटा, डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जर्मनी इटली एंड पोलैंड बेटा। अदर पार्ट्स ऑफ नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी इटली पोलैंड। द मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, जो मैन और वुमेन थे बेटा लिबरल मिडिल क्लास के, डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन, तो एक तो वर्ड आया बेटा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और नेशनल यूनिफिकेशन, ये दो चीजें चाहते थे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार चले, एक तो क्या हो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हो, और दूसरा क्या हो नेशनल यूनिफिकेशन, और दूसरा क्या हो बेटा नेशनल यूनिफिकेशन हो। तो और दूसरा क्या है बेटा जर्मनी में पीपल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास कम टुगेदर, जो पीपल थे एजुकेटेड, जर्मनी में क्या हुआ बेटा? अब जर्मनी की बात आ रही है। पीपल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास केम टुगेदर एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बेटा, जहाँ पे मेंस आ गए सारे के सारे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट दिया बेटा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट दिया। अब देखो रिवॉल्यूशन होने स्टार्ट हो गए हैं बेटा, रिवॉल्यूशन होने क्या हो गए हैं बेटा? अब स्टार्ट हो गए हैं। ऑन में 1848, अब मई की बात आ जाती है, मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट में, अपना मार्च लेने के लिए पार्लियामेंट में उन्होंने मार्च किया, मार्च का मतलब वो आगे बढ़े। दे ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर जर्मन नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल, हेड तो किया जाएगा मोनार्की द्वारा, और क्या कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट्री द्वारा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा 18 मई 48 को, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आया बेटा? एक कॉन्स्टिट्यूशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की, और सब्जेक्टेड टू, लेकिन कंट्रोल में किसके रहेगा? सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा। क्या रहेगा? पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा, इस बात का ध्यान रखा गया। हेडेड तो किया जाएगा किसके द्वारा? मोनार्की के द्वारा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सब्जेक्टेड किया जर्मन नेशन को, और हेडेड बाय होगा बेटा मोनार्की के द्वारा, और सब्जेक्टेड रहेगा टू द पार्लियामेंट्री कंट्रोल के तक। क्या रहेगा बेटा? पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा। द पर्शियन मोनार्क, अब देखो एक पर्शियन मोनार्क थे बेटा जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्ट, रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एंड द जर्मन पार्लियामेंट विच रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिसन लॉस्ट देयर सपोर्ट, वो छोड़ गया। लेटर द पार्लियामेंट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज फोर्स्ड टू बी डिसबैंड, उसको क्या कर दिया? डिसबैंड कर दिया। एट दिस टाइम मूवमेंट ऑल ओवर यूरोप कैंपेन्ड फॉर सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स के लिए, इसी टाइम पर पूरे यूरोप में कैंपेनिंग हो रही थी किसके द्वारा? सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स को सिक्योर करने के लिए वुमेन्स के द्वारा। वुमेन्स भी अपना खड़ा हो गई थी बेटा, स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने भी रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए
इसको दोबारा बताता हूँ बेटा क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट की थी बेटा, यहाँ से स्टार्ट की थी कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था नेशनलिज्म में, हमने पढ़ा फर्स्ट रिवॉल्यूशन कब हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था फर्स्ट में। और यहाँ पे बोरबोन किंग को क्या कर दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया था। और उसके बाद क्या आता था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाज इंस्टॉल विद द लुइस फिलिपी के साथ बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अप्लाई किया गया। स्पार्क डे रिवॉल्यूशन आ गया बेटा, जो कि ब्रुसेल्स में सेपरेटिंग, जिससे ब्रुसेल्स अलग हो गया। तो ध्यान रखना, ब्रुसेल्स अलग हुआ था। क्या अलग हुआ था बेटा, ब्रुसेल्स अलग हुआ था। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेटा। किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हुआ था, ब्रुसेल्स अलग हुआ था बेटा। ये तो इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मेटरनिस थे बेटा, वियना की कांग्रेस के जो होस्ट भी किया, उन्होंने रिमार्क किया कि फ्रांस स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप क्या चीज कोल्ड। तो फ्रांस में अगर छोटी सी छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, मतलब कि समथिंग हैपेंड इन फ्रांस में, कुछ हैपन होता है। इट रिजल्ट कैन बी सीन इन यूरोप, उसका रिजल्ट कहाँ देखा जा सकता है, यूरोप में देखा जा सकता है। उसके बाद अब रोमांटिसिज्म में, कल्चरल रोमांटिसिज्म के बारे में बताता हूँ भाई, कल्चरल ने नेशनलिज्म को कैसे जन्म दिया। कल्चर होता था बेटा जिसमें आर्टिस्ट क्या करते थे, रोमांटिसाइज करते थे ह्यूमन फीलिंग्स को एंड इमोशंस को। दिस वाज डन टू क्रिएट ए कॉमन कल्चर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन पे होता था। स्टेट वाज लेड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाता था। गिव कम्युनिटीज हु आर लिविंग अंडर कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशंस के ऊपर देते। तो दिस गिव कम्युनिटीज उसको क्या, कल्चरल आइडेंटिटी देते थे बेटा। कल्चरल की क्या देते थे, आइडेंटिटी। कल्चरल की जो आइडेंटिटी जो मिलती थी, वो आइडेंटिटी किसको मिलती थी, जो गेव कम्युनिटीज थी बेटा। जो कम्युनिटीज क्या थी, हु आर लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशंस के अंडर थी बेटा। फॉर एग्जांपल, पीपल ऑफ पोलैंड हु आर अंडर रशियन कंट्रोल डिफाइड द बैन ऑफ स्पीकिंग पोलिश। दिस वाज ए काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ ओवरथ्रो द रशियन रूल फ्रॉम देयर टेरिटरी एंड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन बेटा। सिमिलरली, German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people में दास बुक में। वो भी कहाँ से आता है बेटा, कॉमन पीपल से ही आता है। तो ये था कल्चर से रिलेटेड। अब हंगर हार्डशिप कैसे थी बेटा, अब देखो हार्डशिप और हंगर होगी तभी तो लोग कब रिवोल्ट करते हैं, लोग तभी तो रिवोल्ट करेंगे ना जब उनको हार्डशिप होगी, उनको परेशानियां होंगी। जब अपर मिडिल क्लास के लोग तो आराम से खाना खाएंगे, आराम से बिल्कुल फ्री रहेंगे, उनको तो कुछ करने है नहीं। और लेकिन नीचे वाले लोगों के लिए क्या बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स के बावजूद वो सारी की सारी दिक्कतें उनके सामने आएंगी। क्या क्या थी, ड्यूरिंग 1830 में सबसे पहले था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी बेटा यूरोप में, हार्डशिप में। और जॉब सीकिंग जो लोग थे बेटा, द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर लेस वेयर जॉब सीकर वर मोर मैनी। लेकिन जॉब सीकर बहुत ही ज्यादा थे। तो ये काम था फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में, सिटी एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड हो गई थी। अब स्लम आना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि लोगों माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था बेटा, रूरल टू द अर्बन एरिया। कहाँ, रूरल से अर्बन एरिया में आना स्टार्ट कर दिया था। अब उसके बाद क्या था बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफ्टन फेस विद द स्टिफ कंपटीशन। स्मॉल प्रोड्यूसर थे जो टाउन में, ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन आया फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड से फ्रॉम इंग्लैंड। where the industrialization was more advanced, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया बेटा, मोर एडवांस हो गया, स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। क्योंकि लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि बहुत सारी जो सामान था बेटा वो कहाँ से आता था, ये सारा का सारा सामान आता था बेटा कहाँ से, इंग्लैंड से इंपोर्ट हो जाता था, जो कि मशीन मेड के वुड गुड्स थे सारे के सारे। जिससे क्या दिक्कत होती थी बेटा, इससे दिक्कत एक ही सामने आती थी कि वहां पे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और ये जो हमारे जो ये सारे के सारे थे बेटा, बिल्कुल क्या थे, बहुत ही सस्ते थे बेटा। और जिसकी उनकी वजह से मार्केट में कंपटीशन फैल रहा था। पीसेंट स्ट्रगल्ड ओवर द बर्डन ऑफ फीडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। अब पीसेंट के सामने भी थी बेटा ऑब्लिगेशन थी, उन्हें कुछ उनकी जिम्मेदारियां थी, टैक्स वगैरह देना पड़ता था। तो उनके कारण क्या था बेटा, हार्डशिप थी। पीसेंट्री में भी क्या थी, हार्डशिप। ये थी हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। अब रिवॉल्यूशन के बारे में जानिए बेटा, रिवॉल्यूशन कैसे हुए थे, उसमें क्या हुआ था। In 1848 was a year of revolts बेटा, year of revolts आता। These revolts were led by the educated middle class। किसके द्वारा दिए गए बेटा, ये educated middle class के द्वारा दिए गए। The revolution of February 1848, the French monarch was dethroned। उसको क्या कर दिया गया बेटा, उसको overthrown कर दिया गया। And the country become a republic बन गई based on universal male suffrage, जिसका मतलब होता था right to vote was given to all men। एक तो revolution ये हुआ था। ये तो कब की बात है बेटा, फरवरी 18 की बात है। उसके बाद इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में बेटा डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी। लेकिन यूरोप के दूसरे नेशन ने, इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया या पोलैंड हो गया। द मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहाँ के जो मैन और वुमेन थे, तो मिडिल क्लास की, उन्होंने किस चीज की डिमांड की बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड की विद द नेशनल यूनिफिकेशन के साथ।
इन जर्मनी पीपल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास कम टुगेदर, पीपल एजुकेटेड मिडिल क्लास के एक साथ आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देना स्टार्ट किया। ये बात कहाँ की हुई बेटा? जर्मनी की हुई बेटा। थर्ड क्या था? In May 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने स्थान लेने के लिए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्राफ्ट किया बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन जो हेडेड बाय किसके द्वारा होगा? monarch के द्वारा, लेकिन सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर सारी चीजें रहने वाली थी। द पर्शियन मोनार्क फ्रेडरिच वेलफोर रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। द जर्मन पार्लियामेंट विच रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ द वर्कर, जो पार्लियामेंट जिसने रजिस्ट किया था डिमांड ऑफ वर्कर्स को एंड आर्टिसंस को, लॉस देयर सपोर्ट, अपनी सपोर्ट को लूज कर दिया। एंड लेटर द पार्लियामेंट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और उसको जो पार्लियामेंट एजुकेटेड मिडिल क्लास चाहते थे वो डिसबैंड हो गई बेटा। एट दिस टाइम वुमेन ऑल ओवर यूरोप कैंपेन्स फॉर सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स, इसी टाइम पर यूरोप में भी एक कैंपेनिंग हो रही थी जिसमें लोग क्या थे बेटा? जिसमें जो वोटिंग राइट्स के लिए वुमेन क्या कर रही थी बेटा? डिमांड कर रही थी। वुमेन क्या कर रही थी? डिमांड कर रही थी। तो ये था हमारा आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स बेटा, जिस टॉपिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हेडिंग्स देख लीजिए बेटा। इसमें हमने पढ़ा बेटा रेज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 48, बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा बेटा, रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा, हंगर हार्डशिप और रिवोल्ट्स क्यों हुए उसके बारे में पढ़ा, और रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स थे बेटा उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं बेटा, कल हमारा जो नया टॉपिक होगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का और इटली का हम यूनिफिकेशन करने वाले हैं। दैट विल बी अवर नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी कैन रीड अबाउट, वी कैन स्टडी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसके बारे में हम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कि जो लास्ट की वीडियोज है उनको नहीं छोड़ना, वरना एक पैटर्न जो है बेटा आपका हिस्ट्री का वो टूट जाएगा और आपकी जो कंसेप्ट है बेटा वो थोड़े से ढीले रह जाएंगे, जिसका लॉस आपको बाद में समझ आएगा। तो अगली वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि पीछे का आपका रिवाइज हो जाए और आप आगे का कर पाए। तो ये था बेटा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में। थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।